हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ऑप्शन सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, ये भी बिल्कुल सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में नहीं है, बल्कि ये राजस्थान में है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, दामोदर नदी, ऑप्शन में नील नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, इसी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसे जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि इस नदी के आसपास के इलाके में इतने कारखाने हैं और इस प्रकार से जो गंदगी फैलाई जाती है कि इस नदी में जितने भी आवश्यक तत्व होने चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक अवसाद ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, येलो नदी, ऑप्शन में नील नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए येलो नदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो चीन की येलो नदी है और भारत की जो गंगा नदी है, ये दोनों नदियां विश्व में सबसे अधिक अवसाद ग्रहण करने वाली नदियां हैं। तो आपके सामने येलो नदी या फिर गंगा नदी, दोनों में से कोई ऑप्शन हो आप उसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में पोषण का स्तर होता है, आपको बताना है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण का स्तर कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने है, एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी एक दिशीय व द्विदिशीय दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विदिशीय। दोस्तों, याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला में पोषण का स्तर हमेशा द्विदिशीय या फिर बहुदिशीय होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे घुमाकर पूछा जाता है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर कैसा होता है, तो आप कहेंगे एक दिशीय। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्मोक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, ऑप्शन में इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नॉर्वे या फिर ऑप्शन डी शिकागो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिकागो। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो स्मोक सिटी है इसके नाम से शिकागो शहर को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है स्मोक किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जिसमें ऐसे जो प्रदूषण तत्व है जिसमें पैन होता है, एनो होता है और ओजोन होता है, इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है क्या? इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है स्मॉग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉग का फॉर्मूला क्या है, तो आप सही आंसर करेंगे कि पैन, ओजोन और एनो गैसेस जो मिक्स होती है उसे स्मॉग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 17, ऑप्शन में अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का है, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। अगर आपसे पूछा जाता है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा या फिर भारतीय संविधान का हृदय भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख या फिर ऑप्शन डी गौरा देवी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेधा पाटकर। दोस्तों, याद रखिएगा कि इनमें जो दिए गए ऑप्शन हैं इनमें मेधा पाटकर बिल्कुल सही है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हरा पेड़ आग पकड़ लेता है? ऑप्शन आपके सामने है, लेंटाना घास, ऑप्शन बी अल्फा अल्फा घास, ऑप्शन सी सेल्वा घास या फिर ऑप्शन डी एलिफेंट घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेंटाना घास। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लेंटाना घास हैं इनके जो हरे पेड़ होते हैं ये आग भी पकड़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सभी उपभोक्ता होते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी अपमार्जक या फिर ऑप्शन डी स्वपोषी एवं परपोषी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परपोषी।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक को स्वपोषी कहा जाता है, लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं वो हमेशा परपोषी होते हैं। तो याद रखिएगा, पहले भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल विहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यूरोप महाद्वीप है इसे मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एशिया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी ट्रांस हिमालय का भाग है? ऑप्शन आपके सामने है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी पीर पंजाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर पंजाल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हमारी हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है महान हिमालय, उसके बाद है मध्य हिमालय या फिर सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय। तो याद रखिएगा कि जो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है इसी का हिस्सा है पीर पंजाल। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? ऑप्शन आपके सामने है बरगद, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी नागफनी या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरबेल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो परजीवी पौधा है वो अमरबेल है, क्योंकि ये दूसरे पौधे पर रहता है और उसके जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से अपना पोषण करता है, इसीलिए इसे परजीवी पौधा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें तना और जिसमें पत्तियां और जड़ें नहीं होती, तो आपका आंसर हो जाएगा अमरबेल। अगला क्वेश्चन, अर्ध महासागर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि जो हिंद महासागर है इसी को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है और अंटार्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक ऑक्सीजन किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है जिब्रेलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एथिलीन या फिर ऑप्शन डी IAA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IAA। दोस्तों याद रखिएगा कि जो IAA है यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड है, इसी को प्राकृतिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन करता क्या है? ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश, ऐसे पौधे जैसे सूरजमुखी पौधा है, सूरजमुखी के पौधे का जो फूल होता है वो हमेशा सूर्य की ओर ही उसका मुंह होता है। क्यों होता है? तो ऑक्सीजन की अधिकता के कारण होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकाशानुवर्तन की घटना किसके कारण होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोप। याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, झीलों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कोलंबिया, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिनलैंड। दोस्तों याद रखिएगा कि जो फिनलैंड है इसे ही झीलों का देश या फिर झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लेटराइट मिट्टी है ये मालाबार तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है और इसमें चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस मिट्टी में सबसे अधिक अच्छी कपास की खेती होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई? ऑप्शन आपके सामने है चितरंजन दास, ऑप्शन बी CF एंड्रूज, ऑप्शन सी शेख मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CF एंड्रूज। दोस्तों याद रखिएगा कि जो देशबंधु की उपाधि दी गई थी वो चितरंजन दास को दी गई थी, दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रूज को दी गई थी, बंगबंधु की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान को दी गई थी और देश रत्न की उपाधि जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संसद किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र महासभा।
दोस्तों याद रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसे लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। और अगर आपसे पूछा जाता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस में है। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस किसका संकेत है? ऑप्शन आपके सामने खतरे का सूचक, ऑप्शन बी शांति का प्रतीक, ऑप्शन सी डॉक्टरी सहायता या फिर ऑप्शन डी परिवार नियोजन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।